हे साधु बाबा, हमें क्षमा करें, हमने स्वार्थ में आपकी मदद नहीं की, कृपया हमें इस अभिशाप से मुक्त करें। साधु की समाधि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मौसम साफ हो गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। तभी साधु की आत्मा प्रकट होता है। तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें यह सिखाया है कि दूसरों की मदद करना कितना आवश्यक है। अगर तुमने मेरी मदद की होती, तुम्हें अभी जिंदा होता और तुम्हारा यह हाल नहीं होता। लेकिन अब भी समय है, हर जरूरतमंद की सहायता करने का वचन दो। हम वचन देते हैं बाबा, अब से हम हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। साधु महाराज की आत्मा सभी को आशीर्वाद देते हैं। साधु की आत्मा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने उस दिन से यह निश्चय कर लिया कि वे हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वार्थ का परिणाम केवल दुख और विनाश ही होता है। परोपकार से ही जीवन में शांति और समृद्धि आती है। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रलोक नाम का एक राज्य था। इस राज्य में एक अद्भुत वृक्ष था, चंद्रकल्प वृक्ष, जो महल के कुछ दूरी पर था। यह वृक्ष असाधारण था। इसकी जड़ें गहरी थीं और माना जाता था कि यह वृक्ष पूरे राज्य में सुख समृद्धि की ऊर्जा फैलाता है। और जब इसकी पत्तियां झड़ती थीं, तो उन्हें पीसकर औषधि बनाई जाती थी, जो किसी भी बड़ा सा बड़ा रोगों का इलाज होता था। इसीलिए इस चंद्रकल्प वृक्ष को राज्य का रक्षक माना जाता था। पर एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। चंद्रकल्प वृक्ष पत्तियां मुरझाने लगीं, जड़ें कमजोर पड़ गईं, वृक्ष सूखने लगा। अरे मंत्री जी, मैंने सुना है कि चंद्रकल्प वृक्ष सूख रहा है, जल्दी कुछ उसका उपाय करो। राज्य के वैद्य, पंडित और ज्योतिषी हैरान हो गए। उन्होंने अपना ज्ञान लगाया और निष्कर्ष निकाला कि वृक्ष की ऊर्जा फिर से वापस आ जाए। लेकिन वृक्ष की हालत खराब होती गई। महाराज अजय प्रताप बहुत चिंतित थे। राज्य की समृद्धि और सुख शांति चंद्रकल्प वृक्ष से जुड़ी थी। उसी राज्य के एक गांव चंडीपुर में एक युवा गडेरिया था, जिसका नाम नदीम था। अरे रामू, चंद्रकल्प वृक्ष तेजी से मुरझा रहा है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर वह सूख गया तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस पेड़ की पत्तियां से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। महल में कोहराम मचा है। हाँ, मैंने भी सुना है कि महाराज बहुत चिंतित हैं। वैद्य, पंडित सब हार मान चुके हैं। बाबा, मुझे लगता है कि मुझे उस पेड़ को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि मैं उस पेड़ से बात कर सकता हूँ। क्योंकि बचपन से ही जंगल और पहाड़ी इलाका में भेड़ बकरी चराता हूँ। मुझे पेड़ पौधे से बहुत लगाव है। मैं पेड़ को देखकर पता लगा सकता हूँ कि उसे क्या हुआ है। क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो बेटे? तुम तो एक साधारण गडेरिया हो। मैं जानता हूँ कि मैं साधारण हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा। मैं महाराज से मिलकर पूछूंगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर भी तुम्हारे दिल में सदिच्छा है तो जाओ बेटे, ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। नदीम इतना कहकर गांव से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। महल पहुंचते ही नदीम को कुछ सैनिक रोकते हैं। रुको रुको, महल में ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम नदीम है। मैं चंडीपुर का गडेरिया हूँ। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। चंद्रकल्प वृक्ष के बारे में कुछ बात करनी है। गडेरिया और महाराज की भेंट, ये क्या मजाक है? तुम महाराज से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। कृपया मेरा संदेश महाराज तक पहुँचाओ। मैं उस चंद्रकल्प वृक्ष का मदद करना चाहता हूँ। सैनिक हिचकिचाते हैं। फिर एक सैनिक भीतर जाकर सूचना देता है। कुछ देर बाद महल का एक मंत्री बाहर आता है। कहो युवक, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? मंत्री जी, मैंने सुना है कि चंद्रकल्प वृक्ष को सच्चे मित्र की दरकार है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे? न बड़े वैद्य कुछ कर पाए, न पंडित कुछ कर पाए। तुम सामान्य गडेरिये क्या कर पाओगे? साधारण व्यक्ति असाधारण मदद कर सकता है। यदि उसके हृदय में सच्ची भावना हो तो मुझे महाराज से एक बार मिलने दिया जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूं। मंत्री उसकी दृढ़ता देखकर सोच में पड़ जाते हैं। आखिरकार वह सहमत होते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ, महाराज स्वयं निर्णय लेंगे। मंत्री नदीम को अंदर ले जाते हैं, जहां महाराज अजय प्रताप चिंतित मुद्रा में बैठे थे। रानी विजय लक्ष्मी उनके पास खड़ी थी। मंत्री नदीम को भीतर लाते हैं। मंत्री जी, ये कौन है और इसे अंदर क्यों लेकर आए हो? महाराज, यह युवक नदीम है। यह कहता है
कि वह चंद्रकल्प वृक्ष की समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है। तुम कैसे मदद करोगे बेटा? बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, लेकिन उस वृक्ष को कोई सही नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगे? महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं न विद्वान हूँ न योद्धा, पर मुझे प्रकृति से प्रेम है। मैं पेड़ों, पक्षियों, जीवों से बात करने का प्रयत्न करता हूँ। हो सकता है कि मैं कोई सुराग खोज निकालूं। बस मुझे अनुमति दें कि मैं वृक्ष के पास कुछ दिन रह सकूं। अच्छा तो ठीक है, यह असाधारण बात है, पर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैंने सुना है कि सच्चे हृदय वालों को प्रकृति संकेत देती है। जाओ, वृक्ष के पास में रहो, वृक्ष के पास समय बिताओ, और यदि कोई मार्ग मिल जाए तो हमें बताना। ईश्वर तुम्हारे मार्ग में मदद करे पुत्र, तुम बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो। नदीम उस वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष मुरझाने लगा था। नदीम वहां आकर बैठता है और बांसुरी बजाता है। रात और दिन उसके पास वक्त गुजारता है और वृक्ष से बातें करने की कोशिश करता है, मानो कोई जीवंत प्राणी हो। हे वृक्ष महाराज, मुझे संकेत दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों मुरझा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं, पर कोई उत्तर नहीं मिलता। पर नदीम हिम्मत नहीं हारता। वह वृक्ष के आसपास की मिट्टी टटोलता है, जड़ों की ओर ध्यान देता है, सूक्ष्म परिवर्तनों का अवलोकन करता और पानी देता है। एक रात चांदनी के समय सो रहा था कि अचानक उसे एक स्वप्न आता है, एक विचित्र स्वप्न। वह देखता है कि वृक्ष की आत्मा एक वृद्ध ऋषि के रूप में प्रकट होती है। लंबी दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में करुणा। पुत्र, तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आप वृक्ष की आत्मा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं इस वृक्ष का जीवन स्रोत हूँ। मैं थक गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल रहा है। मित्र? मैंने सुना है, पर समझ नहीं पाया कि एक वृक्ष को मित्र की क्या जरूरत। ताकि वह मेरा दर्द समझे, मेरी देखभाल करे, मेरे अस्तित्व को पहचान दे। अब तक लोग मुझसे औषधि लेते रहे, मेरी छाया में आराम करते रहे, पर किसी ने मेरे मन का दुख न समझा। मैं अकेला हूँ, मैं प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हूँ, पर अब संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे एक ऐसा मित्र चाहिए जो मेरे लिए कुछ त्याग कर सके, मेरे साथ चल सके, मुझे नई ऊर्जा दे सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ मित्र। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ? अब से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ठीक है मित्र। उत्तर मोती में छिपा है। 3 मोती जो अलग अलग स्थानों पर हैं। वे मोती मेरे लिए नई ऊर्जा का संचार करेंगे, पर उन्हें पाना आसान नहीं है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ मित्र, बताओ मुझे क्या करना है। तो ठीक है। पहला मोती निर्मल नदी के उस पार कंचन वन में है, जिसे एक दानवी गिरगिट निगल कर सोया पड़ा है। दूसरा मोती रुद्र गुफा में छिपा है, जहाँ एक रहस्यमयी आवाज तुमसे सत्य उगलवाएगी। तीसरा मोती बर्फीली पहाड़ पर है, जहाँ बर्फ की देवी की परीक्षा देनी होगी। तीनों मोती प्राप्त कर लाओ और उन्हें मेरी जड़ के समीप प्रत्यारोपित करो, तब मुझे नया जीवन मिलेगा। और हाँ, इस कार्य के लिए तुम्हें साहस, सत्यनिष्ठा और त्याग की जरूरत होगी। तभी नदीम का स्वप्न टूट जाता है। नदीम जाग उठता है। अगले दिन दरबार में नदीम अपनी योजना बताता है। तो तुम्हें 3 मोती खोजनी है, लेकिन वह कहाँ मिलेगी? महाराज, निर्मल नदी पार, कंचन वन, रुद्र गुफा और बर्फीली पहाड़ पर। वहाँ पर मुझे अकेले जाना होगा। ये बहुत खतरे से भरा है। दानवी गिरगिट, रहस्यमयी आवाज, बर्फ की देवी, ये सब तुम कैसे करोगे? मैं जानता हूँ आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। वृक्ष हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्राण भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बेटा, यह कठिन यात्रा है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होकर आओगे। अच्छी बात है। हम तुम्हें भोजन, पानी और एक घोड़ा देंगे। यदि कोई और सहायता चाहिए तो बताओ। बस इतना ही पर्याप्त है महाराज। अपने हृदय में विश्वास लिए मैं निकलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नदीम राजमहल से विदा लेता है। प्रजा और दरबारी उसके साहस पर हैरान थे। जाते जाते कुछ दिन की यात्रा के बाद